स्टूडेंट, हाउ आर यू? ध्यान दीजिए। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था बेटा? बताइए। कल के हमारे कोर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एटम यानी क्या। ठीक है, साथ में हमने क्या पढ़ा था बेटा? यस, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसमें मैंने आपको बता के दिया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनते किससे बेटा? वन काइंड ऑफ एटम से, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जब छोटे छोटे टॉपिक्स है बेटा, ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है ये। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एटमोसिटी। एटमोसिटी यानी क्या होता है बेटा? इट इज, देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं कोई कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पे H2O, ठीक है, मैंने पूछ लिया कि H2O मतलब वाटर, इसका एटमोसिटी यानी क्या? मतलब ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने कहा। ठीक है, तो एटोमिसिटी मतलब क्या? इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम एटम से बने हो या डिफरेंट एटम से। अगर मैंने कहा एटोमिसिटी ऑफ O3, मैंने कहा एटोमिसिटी ऑफ H2SO4, तो ये आप इसमें से बताएंगे कैसे? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो प्रकार के एलिमेंट है, दो हाइड्रोजन है और एक क्या है बेटा? ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 3, मतलब इसकी एटोमोसिटी कितनी हो गई बेटा? ठीक है, 3 हो गई। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हम लोग बहुत ही नीचे लेवल से पढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके पहले ही जो मैंने पढ़ाया है आपको, बहुत ही एकदम स्टडी और नीचे लेवल से लेकर चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा हमारा, अब ये बोले सर ये बेस, तो ये तो बेस आना ही वाला है बेटा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें कर मिलके हमको जेई और नीट की तैयारी के लिए हमको प्रिपेयर करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं एटोमोसिटी। एक डेफिनेशन आप याद रखिए, इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, चाहे वो सेम एटम से बने हो या डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बने हो। यहाँ देख रहे हैं 3 एटम्स है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 3 एटम। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? एटोमिसिटी कितनी मिल रही है? एटोमिसिटी इज इक्वल टू 3 आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ओजोन की, ठीक है, तो ओजोन में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 3। ठीक है, H2SO4 में कितने बेटा? 6, 7, 7 एटम है, 7 में से 2 हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसकी एटोमिसिटी हो गई 7। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा एटोमिसिटी ऑफ N2, मतलब N2 इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, means its atomicity is 2. Why 2? Because दो एटम से बना, सिंपलेस्ट है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ इसका? कैसे लिखोगे? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। इसमें करेक्शन करना चाहूंगा मैं। करेक्शन ये, इट इज द सम ऑफ, क्या कहा मैंने? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। बात समझी मैंने क्या कहा? सो व्हाट इज एटोमिसिटी? यस प्लीज। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट। आपके सामने इतने सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं। पहला इसको ले लो, ठीक है, दूसरा इसको लिख लो, तीसरा इसको लिखो, चौथा ये। ठीक है, अगर मैंने कहा पॉली एटॉमिक एटम, पॉली एटॉमिक एटम मतलब ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा एटम की संख्या लेते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करेंगे, ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6, मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24। मतलब ये कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं? 24 एटम्स हैं। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एटोमिसिटी हमको मूल कॉन्सेप्ट में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एटोमिसिटी लिखना है हमको, तो हम क्या बोलेंगे? टेट्रा एटोमिक, सॉरी ट्राई एटोमिक। जहाँ पे 4 होंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं छठवा एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, अमोनिया। ठीक है, NH3 गैस मतलब अमोनिया। अमोनिया क्या है बेटा? टेट्रा एटोमिक है। क्या कहा मैंने? अमोनिया क्या है? टेट्रा एटोमिक। क्यों टेट्रा एटोमिक? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये सिंपलेस्ट टॉपिक था कि एटोमिसिटी यानी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है फिजिकल, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स।
एंड देयर मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब यूनिट वगैरह हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की, तो हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे। तो अगर हम डिफाइन करें तो मैटर दो प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैंने कहा मैटर शोज TWO2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। दो प्रकार की मेन प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और दूसरी कौन सी है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसको डिफाइन करेंगे पहले। तो व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। क्या कहा मैंने, दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग क्या, यस, विदाउट चेंज इन देयर, yes, sorry, correction, without change in composition or without change in their identity। मतलब कैसे, मैं लिख देता हूं पहले, फिर बाद में हम समझेंगे, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which is measured, ठीक है, विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। क्या कहा मैंने, विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल लेते हैं पहले, आपको डेफिनेशन फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। क्या है ये, मैटर दो प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ऐसी प्रॉपर्टीज मैटर की, क्या कहा मैंने, ऐसी प्रॉपर्टीज मैटर की, ठीक है, जो कि मेजर की जा रही है विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन का मतलब क्या होगा बेटा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, वाटर का एक कंटेनर मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ मैंने वाटर फुलफिल कर दिया है। फुलफिल करने के बाद मैंने थर्मामीटर यहाँ पे डिप कर दिया, ठीक है। अब ये थर्मामीटर जो है मुझे कुछ ना कुछ तो रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा। समझो 60 से डिग्री सेल्सियस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर ने, सॉरी, सोल्यूशन या वाटर का टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, मैंने कहा वाटर है, इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये 60 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है इस वाटर का। मतलब क्या हुआ, जब मैंने वाटर का टेम्परेचर मेजर किया तो वाटर का कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, नहीं, ठीक है। वाटर का आइडेंटिटी चेंज हुई, वाटर है तो वाटर ही है, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बन गया। मतलब ये, अगर मैं टेम्परेचर मेजर करता हूं, अगर मैं डेंसिटी मेजर करता हूं, तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता हूं, मतलब मैं वाटर को बॉईल करता हूं, ठीक है। हम जानते हैं वाटर बॉईल कितने पे होगा बेटा, ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है, ये है BPT। पीवीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, जब मैंने इसको वाटर को बॉईल किया तो वाटर का कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, जिससे वो बना है वो वैसा ही है, उसके केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंजेस आए नहीं है या ना ही देखे जाएंगे। तो मैंने कहा टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो कभी चेंज नहीं होते बेटा। ये सब चीजें कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मास हो गया, ये चेंज नहीं होंगे, जितना लेंगे आप उतना ही लेंगे, उतना ही रहेगा। अगर आप लाइट पास करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं उसके साथ, तो मैटर के कंपोजिशन में कोई चेंज देखा नहीं जाएगा। इसी चेंज को, यस, फिजिकल चेंज कहा जाता है। और मैटर की ये एक प्रॉपर्टी मानी जाती है कि जब भी हम उसको मेजर कर रहे हैं तो विदाउट चेंज इन देयर अगर कंपोजिशन हो रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी।
मुद्दा क्लियर बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो सेकंड कौन सा, ये समझा, टेम्परेचर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आएगी नहीं? बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेजर करते हैं बेटा, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, पता है कि नहीं पता है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या? ठीक है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर जस्ट टू बॉइल, नो, ये आपका कैसा है बेटा, फॉर्मल डेफिनेशन हो गया। क्या कहा मैंने, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल, नो, ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का जेन्युइन डेफिनेशन है, इट इज द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, ये जेन्युइन डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का। मैथमेटिकली याद रखिए, वीपी ऑफ लिक्विड, वीपी बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब इस एटमॉस्फेरिक एयर के मतलब 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब जब आप किसी लिक्विड को बॉइल करते हैं तो उसके वेपर्स बाहर आते हैं। अब उन वेपर्स का जो भी प्रेशर, चाहे ओपन कंटेनर हो या क्लोज हो, समझा मैंने क्या कहा, क्लोज होने से जल्दी बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है, पीछे कैसे, क्योंकि क्लोज रहेगा, वेपर वहीं के वहीं घूमेंगे, ज्यादा वेपर तैयार होंगे, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा, तो मतलब प्रेशर ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच हो जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ठीक है। ऐसे ओपन कंटेनर में जो तो बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, वो इस एटमॉस्फियर के बराबर जब पहुंच जाता है तो लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है। एकदम क्लियर। चलो देखिए क्या कहा मैंने, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या, इज द टेम्परेचर एट विच, उस ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर उस लिक्विड का, जो भी वेपर निकलेंगे गर्म करने से, उनके उन वेपर से के टकराने से, ऑल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराने से, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल जो ओपन अगर कंटेनर तो गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराने से, ठीक है, उनके लिक्विड के साथ टकराने से जो भी प्रेशर तैयार होता है, उस प्रेशर को मैं क्या बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर। तो वो वेपर प्रेशर अगर हमारे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब आता है तो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझ में आएगी? तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। परंतु जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता। तो आप मुझे बताइए इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम लेने वाले हैं कौन सी बताओ, यस प्लीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड कौन सी लिया बेटा मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखूंगा इसमें बताइए, सोचिए, ठीक है। देखिए, दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, विच, प्लीज, दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन बी मेजर और विच कैन बी ऑब्जर्व बाय केमिकल चेंज। मतलब एक प्रकार से क्लियर कर लेते हैं हम बेटा, तो प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। हम बोल सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा, समझ में आया? तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। या दूसरी भाषा में, या आसान भाषा में अगर हम इसको ले तो सिंपल भाषा में, द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, आइडेंटिटी, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, चेंजेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता था बेटा, सब्सटेंस के आइडेंटिकल या आइडेंटिटी जो है मेंटेन रहती थी, सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला मेंटेन रहता था, उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती थी। पर केमिकल चेंज में ऐसा होगा, मैटर का जो प्रॉपर्टी वो टोटली क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट is not equal to properties ऑफ प्रोडक्ट। जब भी रिएक्शन होगी बेटा तो ये चीज मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एग्जांपल ले लेते हैं तो जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मैटर की केमिकल चेंज एनर्जी चेंज हो रही है या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी चेंज हो रही है या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस सिंपली। तो
अगर हम बात करेंगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, कंबशन ऑफ कार्बन, हम जानते हैं कार्बन क्या है, सॉलिड, वाटर ऑक्सीजन क्या है, गैस। जब भी कंबशन होगा हमको क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब ये कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हम जानते हैं। अब देखिए कैसे मैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बन क्या है बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। क्या है बेटा, कार्बन क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। कार्बन से डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, किस में काम में आता है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। किस रूप में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। अब सिंपल बात है, कार्बन जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई चीजों को बुझाता है। मतलब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टोटली डिफरेंट देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपली बात बेटा समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा तान वाला टॉपिक नहीं है। एटोमिसिटी बता के दिया हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, उनके मेजरमेंट मतलब उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ा के दूंगा। पहले फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए ध्यान दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी समझा चुका हूं आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें केमिकल चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर आप चार पांच शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चार पांच बार इन्हें अलग अलग चीज बता रहे हैं। तो देखिए खाने के लिए तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु समझिए खाना तो है ना हमको, खाना तो इसी भी तरफ से है। बात तो एकदम क्लियर हो गई। तो बोलने का सेंस कैसा बेटा, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन आपको लिखनी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप डेफिनेशन जो लिखे उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप समझ गए, तरीके अलग अलग हो सकते हैं लिखने के, समझ में आएगा, पर मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो जिसमें केमिकल चेंज होता है उसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस, देन प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, देन रेट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कोल, जब मैं इसको बर्न करूंगा तो क्या होगा, सॉलिड कार्बन गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो का प्रॉपर्टी कार्बन को, कार्बन जलता है पर कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई चीजों को बुझाता है। तो प्रॉपर्टी में टोटली चेंज, इस चेंज को या इस प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा केमिकल प्रॉपर्टी। मुद्दा क्लियर, समझ में आया, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है वो भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, देखिए क्योंकि जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस हम कर रहे हैं या जितने भी साइंटिफिक वर्क हम करते हैं बेटा, या हम बोलेंगे केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, तो केमिस्ट्री एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो उनमें यूज किए जाने वाले, ठीक है, टर्म्स है होते हैं कुछ, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जितने हम जानते हैं ये सब चीजें, डेंसिटी हो गई, ये सब चीजें क्या है बेटा, व्हाट आर दिस, these are physical quantity, those quantity of matter। मैंने कहा those quantity which deals with matter, क्या बोलूंगा, those quantity which deals with matter, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो मैटर के साथ डील करती है उस क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है बेटा, मास है, ठीक है, डेंसिटी है, ठीक है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, बाद में टेम्परेचर है, एटसेट्रा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं सभी इस मैटर के साथ जो डील करती है उन सभी को भी क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जनरली दो पार्ट में होती है, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से बनी होती है, टू पार्ट। पहला पार्ट होता है बेटा नंबर और दूसरा होता है यूनिट। क्या बोला मैंने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट से बनी होती है, किससे बनी होती है, नंबर और यूनिट से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब ये 10 लिखने के बाद आप क्या मुझे बता पाएंगे बेटा इस पर्टिकुलर नंबर के बारे में, ये तो नंबर ही है सिर्फ, 10 यानी क्या, नथिंग,
कुछ भी नहीं। अगर वही 10 एक नंबर है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं इसके आगे स्मॉल m लिखता हूं तो ये बन गया 10 मीटर। 10 मीटर, मीटर ये यूनिट किसका है बेटा? यस प्लीज, लेंथ का। मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 kg, तो ये हो गया मास। मतलब ये कि दो पार्ट में बना हुआ है। कौन बेटा? फिजिकल क्वांटिटी बना कितने पार्ट से? दो पार्ट से। एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। विदाउट यूनिट नंबर का कोई मीनिंग नहीं। क्या बोला तुमने? विदाउट यूनिट नंबर का कोई मीनिंग नहीं। इसलिए आप 8th में, 9th में, 10th में जब प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद समझो x इज इक्वल टू, या जो भी समझो डेंसिटी तुमने निकाली होगी, तुमने नंबर जरूर लिखा होगा। अगर तुम यूनिट जो है भूल गए होंगे तो तुम्हारा हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? कारण ये कि नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, ठीक है। उसके साथ में यूनिट जब होता है तो बनता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बनता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो एकदम क्लियर, वो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, समझने वाली बात भी ज्यादा बड़ी नहीं है। दोज क्वांटिटी विच डील्स विथ मैटर, या सिंपली ऐसी क्वांटिटी जो मैटर के साथ डील करती है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसमें मास, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आ गई, किससे डील कर रही है? ये किसके लिए रिप्रेजेंट, इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? मैटर के लिए ना। देन नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी बनती है दो चीजों से। कौन से बेटा? एक नंबर, एक यूनिट, ठीक है ना। नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, यूनिट जब तक उसके साथ लगेगा नहीं तब तक उसका कोई भी मजा नहीं है, याद रखिए। नंबर का कोई भी आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है। देन यूनिट लगाने से क्या हो रहा है? यूनिट लगाने से फिजिकल क्वांटिटी अराइज हो रही है, और उस यूनिट लगाने से फिजिकल क्वांटिटी अराइज हो रही है, मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू दी है ये किस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील कर रही है, ठीक है। नाउ अभी कौन की बात करेंगे? यूनिट की। तो यूनिट क्या है ये देखेंगे, व्हाट इज यूनिट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हम देख चुके हैं, इसमें मैंने दो चीज बता चुका हूं कि पहला तो नंबर और दूसरा यूनिट। नंबर तो आप जानते ही हैं, दूसरा है यूनिट। अब यूनिट यानी क्या? इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा मैंने? अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल to represent physical quantities। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, एक आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो यूज किया जा रहा है किसके लिए? किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो कितने प्रकार के यूनिट्स होते हैं? मेनली बेसिकली हम देखा जाए तो फंडामेंटली हम बोलेंगे, या फंडामेंटली बेसिकली 7 प्रकार के मेन यूनिट्स हैं, ठीक है। बाकी सभी प्रकार की यूनिट जो होते हैं बेटा, ये जनरेटेड यूनिट्स है। क्या कहा मैंने? ये यूनिट्स कैसे रहेंगे? जनरेटेड। आप इसको लिख लेंगे बेटा। मैंने कहा व्हाट इज यूनिट? अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये यूनिट का क्लासिफिकेशन आपको बता दे रहा हूं, यानी यूनिट का क्लासिफिकेशन बोलने के बजाय मैं बोलूंगा कि कितने प्रकार की यूनिट्स है। तो 7 प्रकार के मेन बेसिक यूनिट्स है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, unit, ठीक है, name of that particular unit and symbol of that particular unit, symbol of that particular unit, as well as आपको यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट भी हम लिख रहे हैं कि उसका ऐसा यूनिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? और देन नेक्स्ट है सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट, ठीक है। अब देखिए सीरियल नंबर में सबसे पहला यूनिट होता है, मेन 7 बेसिक यूनिट्स बता रहा हूं आपको। 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स है बेटा, जिनके थ्रू हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो यूनिट्स होंगे वो इन्हीं 7 बेसिक यूनिट से जनरेट होंगे। तो पहला है मास, ठीक है। मास का सिंबल क्या है? स्मॉल m हम लेते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट है इसका किलोग्राम, ठीक है बेटा। क्या कहा मैंने? ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और अगर हम बात करेंगे इस यूनिट का सिंबल तो वो है केजी। बहुत से बच्चे गलती करते हैं मास का यूनिट लिखने में, जैसे कि
मैंने लिखा केजी, किलोग्राम, मतलब जी केजीएम, ऐसा गलती नहीं करना है। हम जनरली ग्राम को ऐसे लिखते हैं, इट इज रॉन्ग मेथड। ग्राम को एक्चुअली क्या लिखना चाहिए, जी। ठीक है, जी एम का मतलब ग्राम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पर गलत चीज है। एक्चुअल यूनिट जो है सीजीएस, उसका ये है जी, नॉट जीएम। जीएम लिखना गलत है, ये बात को याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, नाउ हम, क्योंकि हम केजीएम तब कभी भी नहीं लिखते ना, हम क्या लिखते हैं हमेशा, किलोग्राम। एम कभी नहीं लगाते। दिस इज द मेन एसआई यूनिट ऑफ मास। अब मास क्या है, टेम्परेचर क्या है, बाकी सब चीजें इसके बाद के टॉपिक में पढ़ा के देंगे आपको। ठीक है, दूसरा है लेंथ। 7 बेसिक यूनिट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, लेंथ के लिए स्मॉल एल है, और यूनिट है इसका एसआई मीटर। ठीक है, सिंबल आएगा स्मॉल एम, याद रखिएगा। क्या आएगा, सिंबल आएगा स्मॉल एम। तीसरा है आपका टाइम। ठीक है, टाइम के लिए स्मॉल टी लेते हैं, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी लेते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट है सेकेंड, सिंबल सेक। चौथा आएगा आपका टेम्परेचर, कैपिटल टी। केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। ठीक है, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को वी आई से दिखाते हैं। ठीक है, इसका यूनिट जो आपका आएगा, ऑर्बिटल जो लेते हैं इसका यूनिट, वो रहेगा आपका कैंडेला। ठीक है, दैट इज द सीडी। छठवा बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको आई लेते हैं। ठीक है, इसका यूनिट है एम्पियर। इसका यूनिट है एम्पियर, और कैपिटल ए। ठीक है, नाउ और लास्ट एक यूनिट है आपका, दैट इज मेन, जो केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा आपको, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट आता है मोल, और रिप्रेजेंटेशन में आता है MOL। देखिए, अब फिर से 7 प्रकार के बेसिक यूनिट्स हैं। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनके यूनिट्स इन बेसिक यूनिट से जनरेट किए गए हैं। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आपको और समझा के दूंगा, जिससे दिक्कत आपको थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा मास है, बाद में लेंथ है, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सभी के ऐसा यूनिट थोड़ा आपको याद रखने पड़ेंगे, और उनके सिंबल। तो ये एक टेबल है, थोड़ा आप याद कर लेंगे, एज वेल एज इसको लिख के आपके बुक में उतार लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या, मैंने एक चीज आपसे चर्चा की, और वो चर्चा कैसी है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे एक पॉइंट है कि भी जो बाकी फिजिकल यूनिट्स है, वो इनसे जनरेट किए जा रहे हो कैसे। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ डेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज डेंसिटी बेटा, डेंसिटी यानी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या कहा मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैंने कहा मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या होगा यहाँ पे, मास का यूनिट क्या है बेटा, केजी, और वॉल्यूम यानी क्या होता है, लेंथ क्यूब। ठीक है, तो लेंथ क्यूब के लिए लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर क्यूब। तो मीटर है, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये कि ये जो यूनिट हमने यहाँ लिखा है, दिस इज जनरेटेड यूनिट। ठीक है, दिस इज दिस 7 यूनिट्स आर बेसिक यूनिट्स, 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स। और अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है यहाँ पे, यस प्लीज, डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या आ रहा है, केजी पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार से, ठीक है, और भी कुछ टर्म्स है, उनको भी आप जनरेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आपको नहीं आने, यूनिट याद नहीं आ रहा है तो आप जनरेट नहीं कर सकते। अगर ये कला आपको आ गई, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी आगे। कला मतलब कैसे, कि ये चीज अगर आपको आ गई यूनिट जनरेट करने की, तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अभी इनमें से कुछ ही टर्म्स जो है हमारे जो केमिस्ट्री में ज्यादा डील होती है, उन टर्म्स को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मास। ठीक है, तो मास को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मास, बताइए, मास यानी क्या? ठीक है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, या सॉरी करेक्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। मतलब कैसा, एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ पे है आयरन का, ठीक है, मैंने कहा इसका मास कितना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आयरन कितना है। समझा मैंने क्या कहा? इसका मास कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितना भी आयरन का अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज मास, इट इज द अमाउंट of substance present in that component। ठीक है, या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता हूं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, ऐसा भी बोल सकता हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स मास। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। सो मास का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है इट ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखेंगे यहाँ पे मास के बारे में, ठीक है, मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस। मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा वेट अगर समझ के लिए 75-76 kg है, ठीक है, और मैं अगर ऊपर के रूम में जाता हूँ या बाहर कहीं दिल्ली या चेन्नई या कलकत्ता चले जाता हूँ, तो मेरा मास कोई चेंज होने वाला नहीं है। कारण ये, क्योंकि मास ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये कि मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस, जगह चेंज करने से मास चेंज नहीं होता सिस्टम का। समझ में आया बेटा? सो ये एक नोट थोड़ा सा याद रखेंगे मास के बारे में। सेकंड क्वांटिटी है वेट। व्हाट इज वेट, बताइए। वेट यानी कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं, पर आपको इन सब चीजों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इट इज द फोर्स विच विथ, क्या बोलेंगे मैडम, व्हाट इज वेट, व्हाट इज वेट? इट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। बराबर कि नहीं? डेफिनेशन अलग है, मैथमेटिकली सबको पता है कि वेट यानी क्या होता है। वेट यानी मास इनटू ग्रेविटी। ये मैथमेटिक्स सभी को पता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु मैंने कहा कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विथ विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है, द अर्थ, या हम बोलेंगे टूवर्ड द अर्थ सरफेस। दैट इज वेट। ठीक है, इट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अगर हम बात करेंगे मैथमेटिकली, इट इज डिनोट बाय कैपिटल डब्ल्यू एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला इज मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास और ग्रेविटी, ग्रेविटी आप जानते हैं 9.8। ठीक है, नाउ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, मैक्सिमम टाइम केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि आपको कभी स्मॉल एम या फिर डब्ल्यू लेना पड़ेगा, और आप इन दोनों को क्या लेंगे, सेम लेंगे। ऐसा क्यों? फॉर्मली जब हम इस्तेमाल करेंगे, आप मास की जगह वेट भी ले सकते हैं, वेट की जगह मास लेते हैं। ठीक है, कारण ये, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं उसी पर्टिकुलर जगह की ग्रेविटी के हिसाब से हम अपना वेट बताते हैं। ठीक है, अगर मैं हाई एल्टीट्यूड पे जाऊंगा थोड़ी सी ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, सो बात एकदम क्लियर कर लेते हैं। मैंने कहा आपको मास और वेट केमिस्ट्री में सेम मान के चलो। मैंने कहा जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो मास और वेट क्या लेके चलना है बेटा, सेम लेके चलना है। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे हम। ठीक है, एक तो चीज क्लियर कर लेते हैं कि वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डिपेंड्स अपॉन, और वेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, ऐसा लिखेंगे हम, चेंजेस
विथ प्लेस। ठीक है, जैसे मास चेंज नहीं होता है प्लेस की वजह से, परंतु वेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज विद चेंज इन प्लेस, अगर चेंज इन ग्रेविटी आ जाती है तो। ठीक है, बात एकदम क्लियर करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे, वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज, तो वेट भी सिस्टम का क्या हो जाएगा, या सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, या मैटर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड टर्म हम लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज टेम्परेचर। मैक्सिमम बच्चों को टेम्परेचर का डेफिनेशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है ये पता है बेटा, टेम्परेचर का हर टर्म हम ले रहे हैं बेटा यहाँ पे अभी, कौन सी, तो वो है टेम्परेचर। ठीक है, तीसरी टर्म है टेम्परेचर। जनरली होता ये है कि सबको टेम्परेचर क्या है ये तो पता है, परंतु डिफाइन करने की जब बारी आती है तो बच्चे थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिफिकल्टी में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, टेम्परेचर क्या है तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम। इट इज, मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, इट इज अ मेजर, सॉरी, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, मैंने कहा हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम, एक आध सिस्टम, ठीक है, कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, इसका ही मेजर बोले तो होता है टेम्परेचर। ठीक है, अभी इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, यस प्लीज, कैपिटल टी। ठीक है, टेम्परेचर। अब एक बात, थोड़ा सा कैसा, थोड़ा हम फिजिकली चलते हैं इसको समझने के लिए, कि टेम्परेचर एक्चुअली अराइज कैसे होता है, आप खुद बताइए मुझे। मैंने कहा एक आधी चीज गर्म है, इसका मतलब क्या हुआ। हम जब भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैं एक कंटेनर में यहाँ पे पानी ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, और पानी लेने के बाद में, ठीक है, मैं जानता हूँ कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर, अभी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि उसमें मर्क्यूरी क्यों फुलफिल करते हैं, दूसरे सब्सटेंस क्यों नहीं फुलफिल करते, इस चीजें हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है। पहला मुद्दा क्या है कि टेम्परेचर एक्चुअली क्या है ये हम पता कर रहे हैं। टेम्परेचर कैसे अराइज होता है तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर, सॉरी, वाटर ले लिया है और यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर डिप कर दिया है बेटा। ठीक है, डिप करने के बाद में थर्मामीटर में सर्टन रीडिंग बताई होगी और वो रीडिंग आई होगी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मतलब ये कि इस कंटेनर में जो वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये तुमने 20 डिग्री सेल्सियस किस रेफरेंस के थ्रू निकाला, तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेजर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ में। क्या बोला मैंने बेटा, जैसे मैं इस पानी का टेम्परेचर अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसके कंपेयर में इसको, यानी किसके इसमें कंपेयर में ये कर रहा हूँ मैं, है सराउंडिंग के मामले में इसका टेम्परेचर कितना है, बाहर कितना है और इसका कितना है। तो ये टेम्परेचर एक्चुअली अराइज है, मैंने कहा टेम्परेचर, एक लाइन लिखता हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अराइजेस, मैंने कहा टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अराइजेस ड्यू टू difference in, yes, heat। जब हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग का, जब हीट सेम हो तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों के बीच में। पर अगर ये सिस्टम ठंडा है और बाहर जो सराउंडिंग है वो क्या है, हॉटनेस ज्यादा है बाहर की और अंदर की सिस्टम की हॉटनेस क्या है बेटा, कम है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। अभी देखिए, एक रॉड लीजिए, एक रॉड को बेटा बर्नर पे रखिए, हीट करना शुरू कीजिए। जब हमने रॉड को लिया था तो उसका टेम्परेचर क्या था, कम था। जब मैंने हीट करना शुरू किया एक साइड से, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्यू टू डिफरेंस इन हीट, ठीक है, या बोलूंगा ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम, देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस। समझा मैंने क्या कहा, कि यहाँ पे एक बर्नर है, मैंने हीटिंग करना शुरू किया, यहाँ मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, गर्म करने से इस पोर्शन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और इस पोर्शन का पहले से कम है। और जैसे जैसे टाइम होते जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा समय हम लगाएंगे, हीटिंग करते रहेंगे, तो धीरे 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 इधर का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हीट का फ्लो होता क्यों है, ड्यू हीट का फ्लो होता है ड्यू टू
डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो ये भी बात समझ के चलिए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन हीट, इधर हीट ज्यादा है उधर हीट कम है, या बोलूंगा उधर टेम्परेचर ज्यादा है इधर टेम्परेचर कम है तो हीट अराइज हो रही है, या मैं बोलूंगा इधर टेम्परेचर ज्यादा है उधर टेम्परेचर कम है तो हीट अराइज हो रही है। साइमल्टेनियस हम पढ़ सकते हैं हीट और टेम्परेचर को। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको दिक्कत जा रही है मैं फिर से समझाता हूँ। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, टेम्परेचर एक सिस्टम का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मैंने कहा टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन हीट, या इसका वाइस वर्सा भी मैं बोल सकता हूँ। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी, क्या कि हीट ऑफ अ सिस्टम अराइजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर हमने यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या है तो देखते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया पूरा क्लियर अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कितने कितने पर्टिकुलर स्केल्स पे करते हैं। तो तीन स्केल्स हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। ये तीन पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हैं या तीन पर्टिकुलर स्केल्स है जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। उसमें से मेन ऐसा यूनिट है आपका के, मतलब केल्विन। अभी मैं दो रिलेशन आपको बता रहा हूँ, मैंने ना दो रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। रिलेशन नंबर 1 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट वो क्या है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। ये एक टेम्परेचर रिलेशन हो गया। और दूसरा अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो कौन सा आएगा, यस, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सॉरी केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब ये किसके बीच का रिलेशन हो गया, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। आप तीनों को भी रिलेट कर सकते हैं और उसके लिए उतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए इधर यहाँ पे ये यूनिट थोड़ा समझ में आ गया बेटा, टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको मैसेज बॉक्स हमने दिया हुआ है। फिर भी देखिए इधर यहाँ पे मैं डेफिनेशन फिर से याद करवा दे रहा हूँ, फिर से याद कीजिए। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्ड और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। इट इज मेजर इन इट इज मेजर्ड इन थ्री स्केल्स, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। दो रिलेशन है, कौन सा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5/9, डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और एक आएगा यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं बेटा जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, कन्वर्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। प्रॉब्लम नंबर 1 हम ले रहे हैं इधर यहाँ पे। कैलकुलेट द प्रॉब्लम नंबर 1 ले रहा हूँ, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है तो उसका कन्वर्शन हमको किसमें करना है, yes, degree Fahrenheit में। For that we know that there is a relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए पहले आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है, इन डिग्री सेल्सियस, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं रिलेशनशिप, वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज डिग्री सेल्सियस 5/9 जो डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाय 5। चलिए, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाय क्या था 5 और ये +32। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे डिग्री सेल्सियस की तो डायरेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस आपको 37 दिया है इंटू 9 डिवाइड बाय यस 5 +32। तो ये एक्चुअल वैल्यू कितना आता है बेटा, देखिए कैलकुलेशन अगर हम करते हैं ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 333/5 +32। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 493 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा करीब करीब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये कि आपने टेम्परेचर निकाला है कितने में और कौन से यूनिट में, यस, डिग्री फ़ारेनहाइट में।
तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। देखिए, आप ये जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर 98.5 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का माना जाता है। जनरली हम जब भी थर्मामीटर से उसको मेजर करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो हम जानते हैं उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली इस वैल्यू से नीचे ही आएगा। हम बोलते हैं ना बेटा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारा हो चुका है, या हम बोलते हैं 101 बुखार है, 102 बुखार है। ये 101 102 क्या डिग्री सेल्सियस है बेटा? नहीं, ये क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा आपको। सिंपली आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अगर है तो फ़ारेनहाइट में कितना बेटा? 98.6। अगर इसके ऊपर थोड़ा भी जाता है, 99 आता है, 99.5 या 100 आ जाता है, तो आप क्या बोलते हैं बेटा? हमको थोड़ा इलनेस या बुखार आया है, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं फिर भी टेम्परेचर का यूज में समझा के दे रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम है? तो देखिए, देखिए सेकंड प्रॉब्लम, आवाज नहीं है ना? अ, हाँ, देखिए तीसरा प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे, सॉरी सेकंड प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ डिग्री सेल्सियस एज वेल एज डिग्री फ़ारेनहाइट विल हैव अ सेम वैल्यू। मतलब हमको वो टेम्परेचर निकालना है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या दिया हुआ है? कुछ भी दिया नहीं, हमको बोला है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर मैं एक सपोजिशन लेता हूँ, सपोज, क्योंकि सपोजिशन लिए बिना ये सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, सपोज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन टू यू, दैट दैट इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये कि दोनों की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ? एक्स। समझो एक्स वो टेम्परेचर है जिसमें ये दोनों चीजें क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे रिलेशन दैट इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने यहाँ पे वैसे भी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जगह क्या पुट किया? एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसको दे रहा हूँ, किसको? इसको। यहाँ पे इंप्लाइज क्या होगा? x इज इक्वल टू 5/9, x माइनस 32 आ जाएगा। मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, 9x/5 आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 32। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, 9x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 32 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सॉरी 5, दैट माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, या फिर माइनस एक्स इधर में ले रहा हूँ, ये है -32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 5x/5 दैट इज इक्वल टू -32। ठीक है, ये आ जाएगा 4x/5 दैट इज इक्वल टू -32। ठीक है, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा? -32/4 इंटू 5। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए बेटा? यस प्लीज, यस। 4 7 जा 28, 4 से 8 जा 32। तो 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -40। ठीक है, ये बात याद रखिए, जब मैं -40 डिग्री सेल्सियस लेता हूं तो मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये बात को याद रखिए। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे -40 पे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये बात को याद रखिए। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं और फिर एंड करते हैं टॉपिक को। ठीक है, ठीक है, तीसरा हम प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहे हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन न्यूयॉर्क वाज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको दिया क्या बेटा? टेम्परेचर दिया है इन डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पूछा क्या? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन मार्क। हमारे पास रिलेशन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या बेटा? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अगर हम ये बात करें यहाँ पे तो सॉल्व करना शुरू करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमको दी हुई है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 60 डिग्री, या 60 माइनस 32 आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5/9, यहाँ पे 60 तो आ जाएगा 28। समझ में आया बेटा? और इसको पूरा जब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अगर न्यूयॉर्क में उस पर्टिकुलर दिन टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो यहाँ पे एक बात क्लियर करते हैं कि वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना काउंट होगा? तो 50.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, 3 प्रॉब्लम मैंने अलग अलग प्रकार के आपको लेके दिए। एक ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे सेम हो जाते हैं, और तीसरा
यस, न्यूयॉर्क में अगर टेम्परेचर यहाँ है तो हम ऐसे ही दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं। अगर दिल्ली का टेम्परेचर एट प्रेजेंट 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना काउंट होगा, ये चीजें हम देख लेते हैं, जिससे कैसा हमको टेम्परेचर, ये जो कन्वर्शन फैक्टर्स है, इनमें हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, उस पर्टिकुलर क्लास में हम आपको एक्चुअल केमिस्ट्री अब शुरू करेंगे, दैट इज नथिंग बट यस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।